Good morning, everyone. This is Dhirendra Gupta, and you are watching my channel, Genius Coaching and Guidance Center. Welcome back once again. आज मैं आप सबको बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, जो एक्सरसाइज है 1.1। ये एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 है। Genius Coaching and Guidance Center. Guided by Dhirendra Gupta. Contact me9534878769. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैथ। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैथ के एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 में दो मुख्य पॉइंट पर क्वेश्चन दिए गए हैं। एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दूसरा है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो अंकगणित के आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी आधारभूत प्रमेयिका को लिया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो दो मुख्य पॉइंट है इसमें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानना है। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी है। दोनों थोड़ा डिफरेंट है एक दूसरे से, दोनों के बारे में जानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही HCF ज्ञात करने के लिए आज जानना है। दूसरा इसमें एक और कुछ जानना है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक ऑफ अर्थमेटिक अर्थात अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका। प्रमेय कह सकते हैं, थ्योरम। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को जानना है। इसमें दो मुख्य पॉइंट ले रहे हैं, फिर से समझ लेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को लेकर के कुछ क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन यूक्लिड के विभाजन विधि। यूक्लिड के विभाजन विधि का नाम सुन के कुछ स्टूडेंट को आश्चर्य होता है, ये क्या यूक्लिड है। तो ये पढ़ चुके हैं पहले, ये कोई नया चैप्टर नहीं है और कोई नई बात नहीं है, ये पढ़ चुके हैं। ये वही सवाल है, इसमें उसी का रूल्स का प्रयोग करते हैं जो एक पहले करते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। एक है ना, भाग के जांच करने के लिए भी इसका प्रयोग करते थे, उसी का प्रयोग करते हैं। अर्थात डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष,
इसी का प्रयोग करते हुए बनाना है HCF। तो HCF निकालने के लिए यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का कैसे प्रयोग करेंगे इसको बताते हैं अभी, ठीक है। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं, ये क्या है एल्गोरिथम। तो सबसे पहले जान लेना है यह फारसी के गणितज्ञ जो 9वीं शताब्दी के हैं ख्वारिज्म, उनके लिए ये एल्गोरिथम शब्द का प्रयोग किया गया है और उन्होंने ही अलजबरा को भी दिया है। अलजबरा की अभिरचना उन्होंने ही पहले फारसी में किया था और अब एल्गोरिथम के नाम से जो जानते हैं उनके ही नाम से प्रयोग किया गया, एल्गोरिथम शब्द लाया गया है। तो एल्गोरिथम क्या है पहले ये जानते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का तात्पर्य प्लस में, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b हो, a तथा b इस प्रकार हो कि b से a को विभाजित करने पर, यानी भाग करने पर, b से a को विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होते हैं। तो क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें b से a को विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होते हैं। जहां a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष के रूप में आता है। और यहां पर एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहां आर का जो मान है, आर का मान कभी भी 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर एंड इक्वल 0 हो सकता है, लेकिन स्मॉलर देन बी होगा। ये पॉइंट ध्यान में बहुत अच्छी तरह रखना है कि आर का मान बी से हमेशा छोटा होगा, स्मॉलर देन बी। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये पॉइंट को ध्यान में रखना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को आगे चल करके इस रूप में समझेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आगे इसको इसी स्टेप पर लिखते हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जब HCF निकालेंगे तो इस प्रोसेस में लिखना है, इसको हिंदी में लिखते हैं अब नीचे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल
जोड़ शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में जो विभाजित करेंगे दो संख्या या तीन संख्याओं का जब एचसीएफ निकालेंगे तो उसका स्टेप भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब किस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे, और उससे पहले एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के जगह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को भी समझ लें। प्रमेयिका क्या है और उसको उसका स्टेप भी इसी तरह से होता है, लेकिन थोड़ा इनमें डिफरेंट है। ठीक है, तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर क्यू तथा आर अद्वितीय पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान हो कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर ग्रेटर एन इक्वल 0 स्मॉलर देन बी। तो जहां आर का मान 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। ये भी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अर्थात यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी उसी पॉइंट को देख रहे हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225, तो 135 और एंड दिया है 225 का एचसीएफ निकालने के लिए। तो 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर 135 और क्या था 225। इसके लिए विभाजन करना है सबसे पहले। तो विभाजन का कार्य को रफ कार्य के रूप में मानते हैं। 135 से भाग करना है 225 में। 13 का टेबल से डिवाइड करते हैं, वन टाइम में हो जाता है ना 135। चलो घटा देते हैं, 0 9 और हो गया इधर 0 क्रॉस। फिर 90 से डिवाइड करेंगे, तो हो गया वन टाइम में, इधर भी हुआ एक बार में कटता है 90 हो गया। घटा देंगे फिर 45 हो गया और इधर क्रॉस। फिर उससे अब 90 में डिवाइड करेंगे, परस्पर जो शेषफल प्राप्त होगा फिर उससे अगले भाजक को भाग करते हैं। फिर 90 में भाग करेंगे तो 45 गुना होता है 90, दो बार में 90 हो गया। इस तरह से भाग का कार्य हो गया कंप्लीट। ये विधि तो बहुत पहले से बनाए हैं सभी, है ना। इसलिए हम पहले ही चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताए थे कि ये कोई नया प्रोसेस नहीं है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसको ऐसा नहीं समझना है कोई नया एचसीएफ निकालने का कोई डिफरेंट रूल्स है, ऐसा कुछ नहीं है।
सिर्फ इसके लिखने का स्टेप है, चेंज किया गया है, बस इतना ही है। पहले डिवीजन करके यहाँ एचसीएफ लिख दिया करते थे, लेकिन आप इसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखकर इसके चरण को लिखेंगे, स्टेप को लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड, शॉर्टली लिख रहे हैं, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक रूल्स अभी उसका लिखा थे, इसका एल्गोरिथम का क्या, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पर क्या है, r जो है ग्रेटर एंड इक्वल 0, स्मॉलर देन b, बस इस स्टेप को लिखना है। फिर आगे के चरण को देखते हैं, आगे क्या करना है। आगे जो करेंगे, यहां देख रहे हैं, ये हो गया भाजक, भागफल, शेषफल। तो अभी इसके पहले बता चुके थे, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, बस उसी स्टेप को लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो भाज हो गया कितना, डिविडेंड है 225, इक्वल टू लेंगे, डिवाइजर क्या है 135, क्वोशेंट क्या आता है, ये शेषफल, रिमाइंडर है, यहां क्वोशेंट है 1, तो उसको इनटू करते हैं, रिमाइंडर जो शेष बचता है शेषफल, उसको प्लस करते हैं। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। समझ लेना है क्या कि ये एक पहला भाग है, पहले भाग बनाए, ये वह भाजक, भागफल और शेषफल, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जांच भी करेंगे तो ये आ जाता है, आता ही है, जांच भी पहले ऐसे ही करते थे। तो बस उसी स्टेप को, फर्स्ट स्टेप को यहां लिख दिए, सेकंड स्टेप उसके नीचे लिखेंगे, फिर उसी तरह से। अब सेकंड के लिए क्या है, भाज 135 है, उसको यहां लिखेंगे, भाजक क्या है 90, यहां पर दिया गया है, भागफल यहां भी 1 आ रहा है, शेषफल यहां चेंज हो गया 45 आ गया, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप को लेंगे, थर्ड स्टेप में क्या 90, उसको लेंगे, इक्वल टू कर देंगे, ये बीच में जो है उसको लिख करके इक्वल टू करेंगे, दोनों साइड का गुना करेंगे, नीचे का जोड़ेंगे, ठीक है। 45 गुना 2, शेषफल अब कुछ नहीं बचा 0। अब ध्यान दें, जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक भाग की क्रिया जारी रखते हैं, जब शेषफल 0 आता है तो अंतिम भाजक, लास्ट जो होता है डिवाइजर, उसे ही कहते हैं एचसीएफ। तो यहां अंतिम भाजक क्या है 45, तो एचसीएफ हो गया 45, अंतिम भाजक को ही एचसीएफ कहते हैं, यहां अच्छी तरह जान लें, एचसीएफ ये है। तो देयरफॉर करके लिखेंगे, देयरफॉर 1 एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45, आंसर। अंडरलाइन भी कर सकते हैं, फुल्ली कंफर्म हो तो आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा आंसर 45। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। 196 और 38,220, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 196 से भाग करना है 38,220 को, तो 19 गुना 38 होता है, लेकिन 6 से गुना करने के कारण 382 से बड़ा अंक आएगा, इसलिए 1 टाइम में होगा। 196 लिख के घटाएंगे, 6 आ गया इधर, और इधर 17 में 9 घटा देंगे, और इधर 1 आ गया। फिर आगे का 2 लेंगे, तो 196 से भाग करना है
1862 में। तो 19 से भाग करके देखेंगे, तो जब इसको भाग करते तो 9 बार में आता है, 9 से गुना करते हैं तो 196 गुना 9 कितना होता है? कितना आ रहा है? 1764 आता है। उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करना है इसमें से। सबसे पहले 15 9 हो गया, और इधर आ गया 1 0 0। नेक्स्ट लेंगे 0, अब फिर 19 से भाग करेंगे, 19 से भाग करना है 980 में। तो इससे 19 से भाग करना है 98 में। तो 19 से भाग देते हैं 98 में, तो 5 बार में भाग लगता है, 5 से गुना करेंगे, 5 30, 95 3 98। इस तरह से पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो 196 से ही भाग देते गए। आप कहेंगे इसमें एक ही स्टेप आ रहा है, बिल्कुल सही है, इसमें एक ही स्टेप आ रहा है। जब तक इसका पूर्ण संख्या विभाजित करने के बाद ये भाजक से छोटा नहीं आएगा, तब तक आगे दोबारा भाग करने के दूसरे चरण में नहीं जाएंगे। तो यहां भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां क्या है r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। फिर इसके स्टेप को लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुना 195 जोड़ 0। तो एक ही बार में यहां कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट भाजक यही हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट भाजक जो हुआ वही इसका HCF होता है। तो इस तरह से HCF 196 ही हुआ। HCF 196 और 20 का हो गया 196। ध्यान में रखना है हमेशा HCF भाजक को लिखेंगे, भागफल को नहीं लिखना है। तो इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। अब नंबर 3 क्वेश्चन को देखते हैं। 867 और 255 का HCF निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 867 और 255। तो 867 और 255 ये है अगला। अब ध्यान में रखना है एक बात और, पहली संख्या जो है बड़ी संख्या है, दूसरी संख्या छोटी संख्या है। तो हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करेंगे। आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, इसमें कोई गलती की बात नहीं है। ध्यान रखना है हमेशा कि छोटी संख्या से ही बड़ी को विभाजित करेंगे। तो 255 से विभाजित करेंगे 867 को। क्वेश्चन में आगे भी बड़ी संख्या दिया जा सकता है। तो 25 यानी 2 का टेबल से भी डिवाइड करेंगे तो यदि 4 टाइम में लगता है, लेकिन 25 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार में भाग लगता है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। $765 हुआ, और 765 को फिर घटा देंगे, इधर आ गया 1,
फिर इसके बाद अब ये तो छोटी संख्या हो गया, अब इससे डिवाइड करेंगे 255 को, तो 10 से 2 बार में भाग लगता है इसलिए 2 टाइम में होगा। फिर घटाएंगे 1 और इधर आ गया 5, 51। फिर 51 से डिवाइड करेंगे 102 में, तो 5 दूना 10 2 बार में आ जाता है, 2 5 दूना 10, पूरा पूरा विभाजित हो गया 51 से भाग करने पर। अब ध्यान ये रखना है शेषफल कब आया 0, जब 51 से भाग किए तो HCF 51 ही हुआ, 51 ही हुआ। यहां भी वैसे ही लिखेंगे स्टेप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा। फर्स्ट स्टेप को लिखेंगे, फिर से वही बात बताते हैं, 867 को लिख करके इक्वल टू करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़ना है, ठीक है। तो हो गया 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102। अगला स्टेप लिखेंगे, 255 को इक्वल टू करेंगे 102 गुना 2 जोड़ 51। तीसरा स्टेप है 102 को इक्वल टू करेंगे 51 गुना 2 जोड़ 0। अंतिम भाजक जो पूर्ण रूप से विभाजित करता है वही HCF होता है, तो ध्यान रखें यहां। तो यहां इसलिए HCF क्या हो जाएगा 867 और 255 का हो गया HCF 51। ये 51 ही हुआ आंसर, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए कुछ सम और विषम संख्या में संबंध को जानना है। तो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक हो। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, सम और विषम संख्या में संबंध को जानते हैं। सम और विषम संख्या को जोड़ने, घटाने और गुणा करने पर क्या होता है, पहले उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख ले सम संख्याओं के बारे में। तो ऑड नंबर और इवन नंबर, तो सम संख्या में सम संख्या को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो इसका जांच कर सकते हैं। जैसे में 2 है सम संख्या और 4 भी है सम संख्या, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 6 भी तो सम संख्या हुआ ना। एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो ये सब सवाल याद रखना आसान होगा। तो सम जोड़ सम बराबर क्या होगा सम। अब विषम का उदाहरण लेते हैं, विषम जोड़ विषम क्या होता है जरा उसकी जांच करते हैं। एक विषम संख्या लेंगे, दूसरी विषम संख्या लेंगे और इसका जांच कर सकते हैं क्या आता है। इसके आधार पर ये रूल्स को याद रखने के लिए उदाहरण को याद रखना बहुत आसान तरीका है। जैसे एक विषम संख्या लेते हैं, एक ऑड नंबर 3, दूसरा ऑड नंबर लेते हैं 5, 3 और 5 को प्लस करेंगे कितना होगा 8। 8 क्या सम या विषम, सम है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया सम। ये एग्जाम्पल से ही हमेशा याद रखेंगे, ऐसे हम बोलेंगे तो बहुत याद रखना कठिन हो जाएगा, ठीक है। और अगला स्टेप को लेते हैं, पहला और ये दूसरा, ये तीसरा देखते हैं हम गुना करके। तो सम गुना सम करेंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 2 और 4 को गुना करेंगे तो क्या होगा 4 दूना 8, 8 भी तो है सम, तो सम गुना सम होता है सम। अब जगह विषम गुना विषम करके देख लेते हैं। तो विषम गुना सम क्या होगा जगह उसको देखते हैं। विषम संख्या लेते हैं 3 और एक सम संख्या 2, 3 दूना हो गया कितना 3 दूना होता है 6। तो इस तरह से सम संख्या आया, विषम गुना सम बराबर क्या हो गया सम, ठीक है। अब पांचवा, इसी को उल्टा करके भी यदि लेते हैं, ठीक है, विषम
गुना सम यदि लिखेंगे या सम गुना विषम लिखेंगे तो एक ही बात होता है। जैसे 3 गुना 2 करेंगे तो हो गया 6, उसी तरह से 2 गुना 3 करेंगे तो भी तो आया 6। तो विषम गुना सम हमेशा सम होता है, ठीक है। अब आगे लेते हैं विषम गुना विषम क्या होता है, जगह उसको भी देख लें। विषम गुना विषम क्या होता है, यानी ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर। तो विषम गुना विषम बराबर हो गया, अब 3 गुना 5 तो कितना होता है 15। 15 भी तो है विषम संख्या, इसलिए विषम गुना होता है विषम बराबर हुआ विषम। बस इतना ही तो सम विषम के गुणनफल में है। बस जोड़ और गुना के नियम को देखना था ये सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। संख्या क्या बोल रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। यहां पर एक पॉइंट को याद रखें, ये सवाल को सॉल्व करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही इस्तेमाल होता है। मान लेंगे इसमें, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, जो कथन में सिद्ध करना हो उसी को मानते हैं ए, ठीक है। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर हो गया ए, ठीक है। और बी तथा बी मानते हैं किसको, तो जो सिद्ध करने के लिए दिया रहेगा क्या है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो 6 दिया है ना q के आगे, और एल्गोरिथम का क्या था यूक्लिड का, a = bq + r, यही है ना। तो b का मान हो जाता है यहां पर 6, b के स्थान पर हो गया 6। अब एक पॉइंट और आगे लिखे थे यूक्लिड का रूल्स में, जगह यहां लिख देते हैं a = bq + r था, और जहां r का मान जो था 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो r का मान क्या हो सकता है, अब तो 6 तो नहीं हो सकता है ना, पूर्णांक है, 6 से कम 5 तक ले सकते हैं। तो इसलिए r का मान क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। अब बारी बारी से r का मान को रखेंगे और यूक्लिड का नियम से जांच करेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = क्या होता है bq + r, ठीक है। अब जब r का मान लेते हैं हम 0, तो इसमें मान बैठाएंगे, a के स्थान पर क्या लेना है, a ही रहेगा। तो a बराबर b के स्थान पर क्या कर देंगे आप, 6 माने हैं, कर देंगे b के स्थान पर 6, q वैसे q रहेगा प्लस r के स्थान पर क्या लिए हैं 0। तो 6q + 0 = 6q हुआ, ठीक है। अब जरा जांच करें इसमें 6q है क्या। 6 तो पता है क्या है, सम संख्या। q क्या हो सकता है, तो सम और यहां कोई चीज नहीं है 6q के बीच में, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है। तो गुना में देखेंगे सम संख्या को, सम गुना सम क्या होता है सम, और विषम गुना सम भी होता है, यानी सम रहे एक तरफ, सम को सम से गुना करे या विषम से, आंसर आता है सम। ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखें, इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें किसी भी स्थिति में देखते हैं q का मान यदि सम संख्या होता है या विषम संख्या, तो भी ये संख्या क्या बनेगा, सम होगा। एक नंबर में ये पॉइंट याद रखें। तो 6q क्या है, एक सम संख्या है इस नियम से, क्योंकि q मान के चलते हैं q सम होगा, q का मान लेते हैं कि 2 होगा, तो 6 दूना 12 सम संख्या हुआ। q का मान लेते हैं 3 भी हो सकता है, तो 6 × 18 वो भी सम है। तो हर हाल में 6q क्या हो रहा है, सम। क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट लेते हैं, r का मान 1, r = लेते हैं 1, तो क्या होता है a = क्या होगा। फिर इसी तरह से स्टेप लिखेंगे यूक्लिड का ही नियम से,
a इक्वल टू हो गया b क्यू, b के जगह 6 आ जाएगा, q के जगह q रहेगा, प्लस r के जगह क्या लिए 1, तो 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है ये, ठीक है, ये तो प्लस होता नहीं है, 6q + 1 जोड़ सकते नहीं क्योंकि यहाँ अचर पद है, ये चर के साथ है, तो ये जुटेगा नहीं, 6q + 1 के रूप में ही रहेगा। अब ये तो पता हो गया, अभी पता कर लिए 6q क्या है, सम संख्या। अब बारी आता है सम, ये क्या 1 क्या है, विषम, तो सम में जोड़ते हैं विषम, सम में विषम को जोड़ के नहीं दिखाए हैं, आगे दिखा देते हैं, ठीक है। सम और विषम को जोड़ते हैं तो क्या होता है, और सम और विषम जैसे लेते हैं 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, 5 हुआ ना, 5 क्या है विषम संख्या, तो इस तरह से सम जोड़ विषम क्या होता है, विषम, तो ये सम है और जोड़ रहे हैं विषम, तो क्या हुआ विषम, तो 6q + 1 क्या हो गया, विषम संख्या, ठीक है। अब फिर इसी तरह से जब r का मान लेंगे, r का मान लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या होगा 6q + 2। अब ध्यान देंगे फिर यहाँ ये सम है, सम में जोड़ रहे हैं क्या सम, तो सम जोड़ सम बराबर क्या होता है सम, इस तरह से नंबर 3 क्या हो रहा है, सम संख्या आ रहा है। और फिर r का मान इसी तरह से लेंगे, 3 लेंगे, तो क्या होगा a इक्वल टू, सिर्फ इसको चेंज करेंगे r के मान को, बाकी सब यही रहेगा, ठीक है, 6q + 3। अब यह बताना है सम होगा कि विषम, जल्दी से बोलना है, तो ये सम है ना, सम जोड़ विषम, सम जोड़ विषम बराबर विषम, तो ये संख्या क्या है विषम। फिर r का मान लेंगे इस तरह से, 4 लेंगे, 5 तक लेना है, ठीक है, क्योंकि b का मान 6 है तो r का मान b से छोटा होगा, 5 तक, 0 से शुरू होता है, यहां पर है स्पष्ट किया हुआ, तो a इक्वल टू यहां क्या होगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q + 4, तो 4 क्या है सम, सम जोड़ सम क्या होता है सम, ये रूल्स आता है काम, सम जोड़ सम बराबर सम, तो ये 5 नंबर हो गया। अब फिर लेते हैं r का मान 5, तो a का मान क्या हो जाएगा 5 लिए, तो 6q + 5, फिर यहाँ सम जोड़ विषम आ गया फिर, ठीक है, सम जोड़ विषम ये रूल्स आ रहा है काम, सम जोड़ विषम बराबर विषम, तो ये संख्या क्या हो गया विषम। अब फिर स्पष्ट फिर से करते हैं, नंबर 1 क्या है सम, ये भी तो सम है, इधर तो सम है ही, इसके बाद क्या है सम है, तो नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5, 1, 3 और 5 क्या है सम संख्या, 2, 4 और 6 है विषम, तो यहां स्पष्ट करेंगे, समीकरण 1, 3 तथा 5 से क्या क्या आता है, 1 में 6q, 3 में क्या है 6q + 2 और 5 में क्या है 6q प्लस, तथा लगा देंगे यहां 6q + 4 क्या है सम, सम धन पूर्णांक है, बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, सम धन पूर्णांक है, ठीक है। और बस एक स्टेप और लिखना है और कुछ नहीं। अब देखते हैं नंबर 2 में, ये क्या है विषम विषम विषम, तो नंबर कितना समीकरण नंबर आएगा, इसके बाद जो बच गए बीच में वो सभी समीकरण नंबर 2, 4 तथा 6 से, 2, 4 और 6 से क्या पता चलता है 6q + 1, 6q + 1 और 6q + 3 तथा 6q + 5 हो गया, तो 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 क्या है विषम धन पूर्णांक हैं, क्या है
या विषम धनात्मक था तो धनात्मक लिख देंगे, पूर्णांक है। बिल्कुल। अब क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना था? क्वेश्चन में सिद्ध करना था क्या कि दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो उस रूप में तो हो गया। यहाँ यही सिद्ध करना था। प्रूव्ड लिख देंगे या प्रमाणित लिख देंगे आगे। ठीक है, प्रमाणित अर्थात प्रूव्ड। तो 2, 4 और 6 से प्रमाणित हो गया ये सवाल। इस तरह से सम और विषम संख्या के संबंध को याद रख के क्वेश्चन नंबर 2 को सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो स्तंभों की संख्या बताना है। अब स्तंभ और कतार के बारे में जानते हैं। तो यहाँ दिया गया 32 सदस्यों के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो सवाल को समझ लें। इस तरह से मान के चलते हैं ये आर्मी बैंड है, इसकी संख्या डॉट डॉट कर देते हैं। 32 तो बनाएंगे नहीं हम, 32, और इसके पीछे में मार्च करना है। ठीक है, इसके पीछे तो कितने 32 के पीछे कितनी संख्या रहेगी, इसके पीछे मार्च करना है। ठीक है, कितनी संख्या होगी ये पता नहीं है, तो सबके पीछे लेना है इस तरह से। तो सबके पीछे खड़ा करना है। 32 के पीछे कितना को खड़ा करेंगे कि कुल संख्या 616 हो जाए। ठीक है, तो 32 के पीछे सभी को खड़ा करना है। तो कितने स्तंभ? इस तरह के स्तंभ, ये हुए स्तंभ। ठीक है, तो स्तंभ कितने बनेंगे? ये हुआ स्तंभ। ठीक है, ऐसे कितने स्तंभ बनेंगे ये सवाल है। ये सवाल को यदि कोई पढ़े लिखे नहीं है व्यक्ति तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, 32 बैंड को का चित्र बना देंगे, उसके पीछे सेनाओं को खड़ा करते जाएंगे और 616 पुराएंगे। तो एक कतार बनाएंगे, फिर 2 कतार बनाएंगे, इधर 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे। इस तरह से जितना में उसका 616 गिनती पुर जाएगा वही उतना ही स्तंभ का संख्या हो जाएगा। तो कितना कतार बनेगा वो पता कर लिया वो। ठीक है, इस तरह से ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल सॉल्व करना हो यदि लिखित रूप से तो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल बहुत ही आसान है। करना क्या है, इसमें 616 और 32 का HCF निकाल देना है बस, और कुछ नहीं। तो 616 क्या दिया गया था? 616 सदस्य की सेना है। सेनाओं की संख्या क्या है? 616। ठीक है, और मार्च जो कर रहा है वो आर्मी बैंड कितने हैं? तो आर्मी बैंड है 32, और दोनों का निकालेंगे HCF तो हो जाएगा वो स्तंभों की संख्या। तो 32 से डिवाइड करेंगे 616 को। सबसे पहले 32 गुना तो हो जाता है 64, एक बार में लगेगा 32, घटा देंगे, और इधर 5 में 3 घटा देंगे 2, फिर आगे आ रहा है 6, फिर भाग करेंगे। यदि इसको देखते हैं 3 9 27, 9 तो 9 दूना 9 से करते हैं, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, 288 आ रहा है सही। इससे छोटी संख्या है
तो 9 रखेंगे, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 28 घटा देंगे, 16 में से 8, 8 का हो गया, इधर 0 0। अब तो 8 हो गया एक छोटी संख्या। अब तो इसमें विभाजित करेंगे, 8 से भाग करेंगे 32 में, 8 चौके 32। इस तरह से पूरा पूरा भाग लग गया। अंतिम भाजक क्या है? 8। यानी ऐसे जो खड़ा करना होगा 8 स्तंभ बनाएंगे। ठीक है, स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8। तो अब इस सवाल को लिखेंगे उसी तरह से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 या 0 से बड़ा हो लेकिन b से छोटा। तो इसको लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप को पता ही होगा एचसीएफ का, इसके पहले बताए थे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो हो गया 616 बराबर 32 गुना 19 जोड़ 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे 32 इंटू इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, रिमाइंडर यहाँ 0 है। तो अंतिम भाजक ये है 8, इसलिए एचसीएफ हो गया क्या? 616 और 32 का एचसीएफ हो गया 8। यही है आंसर। स्तंभों की संख्या 8, अतः स्तंभों की संख्या बराबर 8। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को इसके बाद देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। सवाल को यहां समझना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो सवाल में किसी धनात्मक पूर्णांक, आप कैसे इसको सिद्ध करेंगे उससे पहले हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आवश्यक सूत्र। इसके लिए याद रखना है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो पहले से याद होगा अच्छी तरह से, और इसी का प्रयोग होगा इसमें आवश्यकता पड़ने पर जहां करेंगे। ठीक है, अब सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न में था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो उसी को मानते हैं जो क्वेश्चन में दिया है, जिसको सिद्ध करना है वही मानते हैं। ए एक्स भी मान सकते हैं। माना कि किसी धनात्मक, किसी के जगह कोई कर दो अच्छा रहेगा, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक है, तथा बी का मान क्या मानेंगे? तो सिद्ध करना है वहां 3m और 3m प्लस 1। 3m के लिए क्या करेंगे? b का मान 3 ले लेते हैं। आप पहले भी बता चुके हैं b से क्या होता है, r हमेशा छोटा। तो r का मान क्या हो सकता है? r का मान हो सकता है 0, 1 और 2, 3 तो नहीं हो सकता है। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसमें भी प्रमेयिका में भी वही होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होगा। अब बारी बारी से आर का मान लेंगे, ठीक उसी तरह से चलेंगे, लेकिन यहां धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने की आवश्यकता है। ये पॉइंट याद रखें, हमेशा वर्ग करना है। यहां जब आर का मान लेंगे 0,
तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ए स्क्वायर हुआ ए का वर्ग। यदि आप ए स्क्वायर नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, ए का वर्ग। उतना बड़ा कथन लिखने से अच्छा ए स्क्वायर क्यों नहीं लिख दें। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अब ए बराबर क्या होगा पहले वो तो लिख लें तब स्क्वायर कर देंगे। तो बी के जगह क्या मान लिए हैं, 3 कर दिए, 3q प्लस आर के जगह क्या लिए हैं 0 और कर देंगे इसका स्क्वायर। तो 3q में 0 जोड़ेंगे यानी कुछ भी नहीं, तो 3q का 3q हो गया होल स्क्वायर हो गया। तो इसको आगे स्टेप हल करते हैं, आगे लिखेंगे इसका 3q का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर। इसको शॉर्टली यदि लिखना हो तो 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो यदि इसको 3q स्क्वायर को m मान लेते हैं तो क्या होगा यहाँ 3m नंबर 1। यहां पर किसको क्या माने जगह हम उसको नीचे क्लियर कर रहे हैं। m इक्वल टू क्या मान रहे हैं 3q स्क्वायर, जो ब्रैकेट में लेंगे उसको m से सूचित करना है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया 3m के रूप में आ गया। फिर r का मान लेंगे, जब r इक्वल टू 1 तो फिर a स्क्वायर करना है, ठीक इसी तरह से बैठा देना इसके भी सूत्र पे 3q प्लस 0 के स्थान पर अब 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र पे विस्तार करेंगे, a स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। फिर इसका डिटेल करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। फिर इसके आगे हल करेंगे तो दोनों में 3 से विभाजित होता है, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 3 9 3q स्क्वायर 3 दूना 6 2 और q का q हो गया, ठीक है, प्लस 1। ये पूरा कोष्ट वाले को बोले थे ना m लेते हैं, तो यहां क्या होगा 3m प्लस 1, ये नंबर 2 हुआ। यहां पर क्या ले रहे हैं m का मान, m इक्वल टू हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। अब इसके आगे तीसरा मान जो r का मान 1 लिया, अब r का मान एक 2 पर भी जांच करना है, ठीक है। यहां चूंकि यहाँ 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आ गया, जो सिद्ध करना था वो तो आ चुका है, लेकिन हम तीसरा मान को भी प्रयोग करेंगे। जब r इक्वल टू लेते हैं 2 तो a क्यू बराबर क्या होता है, यहाँ पर a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर, इसमें स्क्वायर ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्यू करना है, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू फिर इसी मान को लेंगे यहां पर से ही 3q प्लस r के जगह 0 के स्थान पर अब 2 कर देंगे, ऑल स्क्वायर हो गया। आगे डिटेल करना है इसका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। आगे इसका फिर करेंगे हल, तो इधर हो गया 3 का हो गया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12 12q प्लस 2 दूना 4 हो गया। अब इसमें कॉमन लेना है, 4 को 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि 3 कॉमन लेते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, यहां तक कॉमन लेंगे तो बचा क्या 3q स्क्वायर और 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12 4q हो गया और 3 एकम 3 1 आ गया प्लस 1। ब्रैकेट वाले को m लेते हैं तो आता है 3m प्लस 1, ये नंबर 3 हो गया। यहां पर m का मान क्या दर्शा रहे हैं, अब ये m इक्वल टू आ रहा है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यानी ये ब्रैकेट का पूरा ब्रैकेट का मान को ले रहे हैं, ठीक है।
आप यहां देखते हैं नंबर 1 में क्या 3m, नंबर 2 में क्या 3m+1, नंबर 3 में भी आया 3m+1। तो कोई समीकरण नंबर किससे किससे स्पष्ट हो रहा है? 1, 2 तथा 3 से, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट होता है कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, जो कथन में था, क्वेश्चन में था, वही लिखेंगे। कोई धनात्मक, या किसी लिखेंगे, किसी कर देते हैं, प्रश्न में किसी था। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। प्रूव्ड। फिर से समझ ले। मान लेते हैं जो एक धनात्मक पूर्णांक कह रहा था, तो उसी धनात्मक पूर्णांक का मान a मान लिए। दूसरा m में जो दिया हुआ था उसमें b का मान 3 था, 3 ले लिए। तो 3b का मान है, तो r का मान उससे कम होगा, 0 से शुरू करके 2 तक आएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a = bq प्लस r कर दिए। r का मान 0 रख के a स्क्वायर कर दिए, और r का मान 0 रखते हुए b का मान रखते हुए बनाए। तो 3q² का मान हुआ 9q²। फिर इसमें 3 कॉमन ले लिए। ठीक इसी तरह से r का मान 1 रख करके बना लिए। a + b² का सूत्र विस्तार किए, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है। और r का मान 2 लिए, फिर a + b² किए, ये सूत्र के आधार पे। ठीक है, तो इस तरह से आया 3m+1 और m। इसको ही लिखेंगे 1, 2, 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से।